नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में थनैला रोग हो जाता है। ये रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि सही समय पर इस रोग का निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है थनैला रोग के कारण, लक्षण और बचाव उपचार के उपाय, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। आज मैं यहाँ पर आपसे एक विशेष बीमारी के बारे में चर्चा करूँगा जो कि दुधारू पशुओं में पाई जाती है। इस रोग का नाम है मैस्टाइटिस। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको आम भाषा में थनैला रोग से के नाम से जानते हैं। थनैला रोग अगर देखा जाए, जैसा हमको पता है कि हम पशुपालक भाई जो है पशु को पालते हैं दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य। अगर पशु में दुग्ध उत्पादन नहीं है तो वो पशु हमारे किसी भी काम का नहीं है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है कि यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आयन में जो है किसी प्रकार के बदलाव ये कई प्रकार के रोगों की वजह से हो सकते हैं और इसके कई कारण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जीवाणु। जीवाणुओं की वजह से इसमें आप देखें तो मुख्य रूप से स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई और अन्य भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें जोड़ कर है, इनसे ये रोग होता है। अगर हम वायरस की बात करें तो कई प्रकार के वायरस, फफूंद और माइकोप्लाज्मा, मतलब देखा जाए तो लगभग प्रकृति में मौजूद प्रत्येक प्रकार का जो रोगाणु है वो मैस्टाइटिस कर सकता है। इससे अतिरिक्त ये पशुओं, दुधारू पशुओं में ही क्यों होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि दुग्ध उत्पादन एक तरह का जो है स्ट्रेस, मतलब एक तरह का दबाव है शरीर पर। तो कई बार दबाव की होने की वजह से जो है शरीर जो है कमज़ोर होता है और उस पर ये जो है रोगाणु हावी हो जाते हैं और यह रोग होते हैं। तो सबसे साधारण कारण होता है कि गलत तरीके से और बिना हाथ धोए पशुओं की जो है उसमें दोहना, जिसको हम कहते हैं दुग्ध उत्पादन करना। इससे अतिरिक्त अगर आपकी पशुशाला में पर्याप्त सफाई नहीं है तो गोबर के माध्यम से जो है ये अंदर पहुंच सकता है। अगर पशुशाला के अंदर वेंटिलेशन की व्यवस्था या वायु का जो है आदान प्रदान ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होगी और नमी के अंदर जो है ये रोगाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं और ये शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। पशुपालक भाइयों, इतने सारे कारण हैं, इन सब की जो है आपको जांच परख करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि ये रोग जो है इसमें लक्षण और क्या क्या आते हैं। तो देखा जाए तो कि थनों एवं अयनों में किसी भी प्रकार की सूजन का बनना ये थनैला कहलाता है। यह सूजन जो है आपको अलग समझ में आ जाएगी और ये कई बार अत्यंत जो है दर्द से भरी हुई होती है। अगर आप आयन में हाथ लगाएंगे तो पशु जो है हाथ लगाने का विरोध करेगा। इसके अतिरिक्त अगर पशु का आयन थनैला रोग है तो उसमें अत्यंत लालपन आ जाता है और पशु अत्यंत दर्द की अवस्था में होता है। बार बार उसकी तरफ देखेगा, आयन की तरफ, पैर से जो है आयन को मारने की कोशिश करेगा। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में खून आने लगता है, आयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। अब रोग का उपचार कैसे करें, तो इसमें शुरुआत में क्या होता है कि कुछ इंट्रामेमरी ट्यूब्स आते हैं। इंट्रामेमरी ट्यूब का मतलब होता है कि जो थानों में सीधे अंदर जो है दवाई प्रविष्ट करा दी जाती है। इससे कई बार जो है हमारे पशु वहीं ठीक हो जाते हैं। इसको आप डालें कैसे,
तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि इसको आप सीधे प्रयोग ना करें। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से पहले संपर्क करें, उनके निर्देशानुसार आप इसमें कार्य करें। अगर आयन छूने में आपको गर्म महसूस हो रहा है और उसमें लालपन है, तो उस दौरान आप क्या करें, ठंडी सिकाई करें। ठंडी सिकाई करने के लिए आपके पास बर्फ है, बर्फ से बेहतरीन सिकाई जो है होती है, आप उसके माध्यम से आयन को अच्छी तरीके से सिकाई कर सकते हैं। यहाँ पर पशुपालक भाई ध्यान रखें कि उसको अपने को तेज मालिश नहीं करना है। अगर आप तेज मालिश करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो आप बर्फ से अच्छी तरह सिकाई करें, कम से कम दिन में 2 बार। सिकाई करने के उपरांत बाजार में बहुत सारे ऐसे स्प्रे आते हैं जिनको आप सीधे उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, आप ये स्प्रे सीधे ला करके भी कर सकते हैं। इससे पशु के सूजन उतारने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस रोग की रोकथाम कैसे की जाए। आप सबसे पहले बीमार पशु को स्वस्थ दुधारू पशु से आप अलग कर दें। दूसरी बात, दुधारू ऐसा पशु जो कि बीमार है उसको आप सबसे अंत में उसकी जो है आप उसमें से दूध निकालें। तीसरी बात जो है, जो भी शेड्यूल के अनुसार दवाई बताई गई है उसको आप तुरंत जो है वहीं पर उपचार करें। जो भी आपने खराब दूध निकाला हुआ है, खराब दूध जो आपने नीचे उसकी गिरा हुआ है, उसको आप समेटें और इकट्ठा करके उसे किसी उचित स्थान पर उसका निस्तारण आप कर दें। इसके पश्चात वहाँ पर आप किसी भी प्रकार के एंटीसेप्टिक या फिनाइल, इससे आप साफ सफाई करवाएं। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो थनैला रोग की रोकथाम हेतु जरूरी है कि पशुशाला की नियमित साफ सफाई करते रहें। थनों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। थनों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हों तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे पशुपालक जिनके यहाँ ये रोग हमेशा होता रहता है, तो वो पशुपालक क्या करें। हम जब दूध छुड़वाते हैं पशु का, उस दौरान एक स्थिति ऐसी आती है कि हम दूध उससे लेना बंद कर देते हैं। तो जिस दिन आप उससे दुग्ध उत्पादन लेना बंद कर रहे हैं, उस दौरान आप किसी भी प्रकार की अच्छी क्वालिटी का एंटीबायोटिक इंट्रामेमरी ट्यूब, जो आप उपचार में मैंने आपको बताया था, वही एंटीबायोटिक इंट्रामेमरी ट्यूब आप चारों थनों में प्रविष्ट करा दें। तो एंटीबायोटिक जैसे आप प्रविष्ट करा देंगे तो कोई भी रोगाणु अगर उसमें मौजूद होगा तो वह रोगाणु वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। अतः इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस रोग से मैं समझता हूँ कि जितनी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगी और आप इस रोग को रोक लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अरहर का उपयोग अन्य दलहनी फसलों की तुलना में दाल के रूप में अधिक किया जाता है, इसलिए इसकी बाजार में मांग अधिक होने से इसका मूल्य भी अधिक मिलता है। लेकिन इस फसल में कीटों के प्रकोप के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इन कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है। इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा खासा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिनकी समय से रोकथाम न करने पर इसके उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिस कारण किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए किसान अरहर में लगने वाले कीटों का समेकित नियंत्रण करके फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करते हैं पत्ती लपेटक कीट की। तो इस कीट की मादा अपने अंडे कोमल पत्तियों पर देती है। 2-3 दिनों में अंडे से गिडारें निकलती हैं, जो कि हल्के पीले रंग की होती है, या चोटी की पत्तियों को मोड़कर उसमें जाल बनाती हैं और इसी में छिपी रहती हैं और अंदर से पत्तियों को खाती रहती हैं। इसी प्रकार एक दूसरे से तीसरे पत्तियों को प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए यदि इस कीट के नियंत्रण की बात की जाए तो सबसे पहले आपको अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखना होगा। फिर भी यदि कहीं कहीं पर इनका प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो उस दशा में आप नीम आधारित दवाओं का प्रयोग करें, जिनका 15 दिन के अंतराल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से छिड़काव करते रहना चाहिए।
अगर इसके प्रयोग के बाद भी इस कीट का अधिक प्रकोप देखने में आ रहा है तो आप मोनोक्रोटोफॉस या क्यूनोल-फॉस दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, इस कीट के अलावा अरहर की फसल में फल मक्खी और फली छेदक कीट का प्रकोप भी काफी देखने में आता है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अरहर की फल मक्खी कीट छोटी चमकदार काले रंग की घरेलू मक्खी की तरह परंतु आकार में छोटी मक्खी होती है। इसकी मादा फलियों में बन रहे दाने के पास अपने अंडे रोपक की सहायता से अंडे देती है, जिससे निकलने वाली गिडारें फली के अंदर बन रहे दाने को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह फली बेधक कीट की मादा छोटे सफेद रंग के अंडे देती है। इल्लियां पीली हरी काली रंग की होती हैं तथा इनके शरीर पर हल्की गहरी पट्टियां होती है। छोटी इल्लियां फलियों के हरे उत्तकों को खाती हैं व बड़ी होने पर कलियों, फूलों, फलियों व बीजों को नुकसान करती हैं। इल्लियां फलियों पर टेढ़े मेढ़े छेद बनाती हैं, इसलिए कीटों के प्रबंधन की बात आती है तो सबसे पहला बिंदु आता है शस्य क्रियाओं द्वारा। इसमें गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करनी चाहिए जिससे हानिकारक कीटों का प्रकोप कम हो सके। ज्वार के साथ अरहर की अंतः फसल 4-2 के अनुपात में बोनी चाहिए। ज्वार के डंठल चिड़ियों के बैठने के डंडों के रूप में काम आते हैं। इसके साथ ही ज्वार की कटाई के बाद दवा छिड़काव के लिए उपयुक्त रास्ता बन जाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद की मात्रा का उचित प्रयोग करना चाहिए। अधिक घनी फसल पर कीट का प्रकोप अधिक होता है, अतः संस्तुति से अधिक बीज नहीं बोना चाहिए। इसके अलावा खड़ी फसल में निगरानी करते रहें और सूंडियों की जांच के लिए सफेद कपड़े की थैली या पॉलिथीन बैग में पौध को डालकर झटकना चाहिए, जिससे पौधों में फली पर खाती हुई सुंडी गिर जाएगी और उनकी संख्या का पता चल जाएगा। फल मक्खी के प्रकोप की गंभीरता को जानने के लिए फलियों की सूक्ष्मता से जांच करनी चाहिए। यदि 5 से 10% दाने प्रभावित हों, तब समझना चाहिए कि इनकी संख्या आर्थिक क्षति स्तर पार कर चुकी है। इसके अलावा किसान भाइयों, फेरोमोन ट्रैप 6 से 7 प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। इसका प्रयोग कीट का प्रकोप बढ़ने से पहले चेतावनी के रूप में करते हैं। इस जाल में मादा कीटों की गंध वाला पदार्थ रखते हैं। इसकी गंध पाकर नर पतंगे दूर दूर से आकर्षित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं। किसान भाइयों, इन कीटों के नियंत्रण के लिए 5% नीम की निबोली के शत का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा NPV विषाणु 350 LE के घोल का छिड़काव करना चाहिए। जब इन कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा देखने में आए, तब रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इन कीटों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि घने बादल छाए रहने एवं मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान समय में मक्के की फसल पुष्पन अवस्था पर है, अतः मौसम खुलने के बाद बदतर मिलते ही नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का अंतिम प्रयोग कतारों में करें। कुछ क्षेत्र में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण शीत फ्लाइट रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर तने में अच्छी तरह से छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण तना गलन रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई इन बताए जा रहे उपायों को अपनाएं। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग न करें।
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इल्लियों की रोकथाम के लिए टी या वाई आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियां एवं फेरोमोन ट्रैप 8 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही साथ फसल की सतत निगरानी रखें। प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रानिलिप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसिफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वॉल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कम हवा चलने पर मेलाथियन 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पचोखरा, जिला मुरैना के कृषक विनय कुमार ने। ये फसलों में जिप्सम के प्रयोग एवं महत्व के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आम तौर पे जब अपन देखते हैं कि अपने जो है पानी जो है वो दिन पर दिन गहराई में जाता जा रहा है, इसके कारण क्या है कि उसका पीएच भी बढ़ता जा रहा है। पीएच के कारण ज़मीन जो अपने जो है वो नमकीन हो रही है और नमकीन होने की वजह से ये खारापन जो है ना आ रहा है, जिससे अपन चलते हैं ना तो कुरकुर की आवाज़ भी आती है और ऊपर जब देखते हैं तो सफ़ेद एक जो पाउडर सा नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन अपनी ख़राब हो रही है। इसके लिए क्या है कि अपने जो है मिट्टी टेस्ट करवा लें और मिट्टी टेस्ट करवाने के बाद जो सिफारिश अनुसार उसमें जिप्सम डालें। किसान भाइयों, जिप्सम कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ ही फसलों में वृद्धि और विकास में सहायक है। तिलहनी फसलों में जिप्सम डालने से सल्फर की पूर्ति होती है, जो बीज उत्पादन, पौधे और तेल से आने वाली विशेष गंध के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। जिप्सम मिट्टी में कठोर परत बनने से रोकता है और मिट्टी में जलधारण क्षमता को बढ़ाता है। जिप्सम का महत्व इसलिए भी है कि एक तो मिट्टी में जो है अपने जो क्षारीय है उसको ठीक कर दे। दूसरा एक और है कि जिप्सम जो है ना अपने दलहन और तिलहन की फसलों में जो है वो लाभकारी साबित है। साथ ही साथ अपने खाद्यान्न फसलों में भी जो है वो मिट्टी को बंधने से रोकती है, इसलिए खाद्यान्न में भी जो है ना जिप्सम का प्रयोग अच्छा रहता है। जिप्सम की विशेष
तौर से अपन जो सामान्य परिस्थिति में अगर जो रिकमेंडेशन देखते हैं, उसकी सिफारिश देखते हैं, तो ये 250 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी रहती है। बाकी क्षारीय मृदा में जो है अपन ये देखते हैं तो वो लैब की रिकमेंडेशन के लैब की सिफारिश के अनुसार है, वो अपन को देनी चाहिए, जिससे क्या है कि ज़मीन अपनी जो है वो क्षारीयपन सोख सके और अच्छे से अपन जो है वो फसल उत्पादन ले सकें। इसके साथ जिप्सम डालने का सही समय, उपयुक्त समय जो है ना वो बरसात आने से जस्ट पहले है, जिससे क्या है कि पानी उसमें खेत में भरा रहे और वो पानी के साथ एब्जॉर्ब होती रहे। नीचे जो उसकी लीचिंग होगी ज़मीन में, तो जो उसका क्षारीयपन कम होगा। क्षारीयपन होने के साथ साथ उसमें जो ना जो पोषक तत्व जैसे अपन मानते हैं उसमें कि अपने सल्फर है या कैल्शियम है, वो भी जो है ना पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में अपने उपलब्ध रहेंगे और पौधों को जो है अच्छी तरह से मिलते रहेंगे। जिप्सम का प्रयोग करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर नहीं रखें, जमीन से कुछ ऊपर रखें। वही जिप्सम का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। साथ ही तेज हवा चलने पर जिप्सम का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि तेज हवा में जिप्सम के उड़ने की संभावना रहती है। जिप्सम का प्रयोग करते समय हाथ सूखे होने चाहिए। पूरे खेती में जिप्सम का प्रयोग एक समान करना चाहिए और साथ ही साथ मिट्टी में मिला देना चाहिए। जिप्सम का महत्व इसलिए भी है कि एक तो मिट्टी में जो है अपने जो क्षारीय है उसको ठीक कर दे। दूसरा एक और है कि जिप्सम जो है ना अपने दलहन और तिलहन की फसलों में जो है वो लाभकारी साबित है। साथ ही साथ अपने खाद्यान्न फसलों में भी जो है वो मिट्टी को बंधने से रोकती है, इसलिए खाद्यान्न में भी जो है ना जिप्सम का प्रयोग अच्छा रहता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।